हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मूल निवासियों का विस्थापन। क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि जो स्पेन और पुर्तगाल के बारे में हमने देखा कि वो दक्षिणी अमेरिका में आके कुछ हिस्सों में रह रहे थे। वहाँ पे उनका क्रम जो था वो 17वीं शताब्दी तक बंद हो गया था। अब 18वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका के साथ साथ मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए हुए अप्रवासी क्या करें, बसने लगे थे यहाँ पे। जब ये यूरोपीय देश के लोग यहाँ पे आने लगे तो यहाँ की जो मूल निवासी थे, ठीक है, वो इनको स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। और यूरोपीय जो यहाँ पे आए और उन्होंने जो बस्तियाँ बसाई, उन बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता था या उपनिवेश कहा जाता था। और जो यूरोपीय लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ रहने लगे, उनको यूरोप के मातृदेश से स्वतंत्र हो गया, यानी कि यूरोप से उनको कोई मतलब नहीं था, वहाँ से फ्री हो गए वो। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ रहने लगे वो वहाँ का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को राज्य या देश का दर्जा दिया गया। 18वीं शताब्दी में तो यूरोपीय देश आए थे, एशिया के लोग भी यहाँ पे आके बसने लगे। तो एशिया के लोगों को यहाँ आने का समय क्या था, तो 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में एशियाई लोग भी इन क्षेत्रों में, यानी कि दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एशिया के लोग भी आने लगे। कब आने लगे थे? 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में। अगर वर्तमान समय की बात करें तो इन क्षेत्रों के जो मूल निवासी थे वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, और जो आके यहाँ पे बसे थे वो बहुसंख्यक हो गए हैं। तो अल्पसंख्यक जो थे वो कहीं कहीं उनको तो खुद पता नहीं था कि हमारा ये क्षेत्र पहले था यहाँ पे। ठीक है, उनको शहरों में मुश्किल से ही नज़र आते हैं, और लोग भूल गए हैं कि ये हिस्सा उनका है, ये जगह जो थी वो उनके हिस्से या कब्जे में आती थी। और क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो उन्हीं देशों के नाम पे हैं जो पहले के लोग यहाँ पे रहते थे। जैसे हमें देखने को मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो नदी, मिसिसिपी नदी और सिएटल नदी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पुराने लोगों के नामों पे नाम पड़ा था, तो उस नदी का क्या था? ओहियो नाम था, मिसिसिपी नाम थी और सिएटल नाम था। वैसे ही कनाडा में सस्कातचेवान नदी है, और ऑस्ट्रेलिया में वालांगांग और पारामत्ता नदी है। ये मूल निवासियों के नाम पे ही इन नदियों का नाम पड़ा था, जो आज भी मौजूद है। इन मूल निवासियों के बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता था, क्योंकि 20वीं सदी तक देखा जाता है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, ये बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ के जो मूल बसिंदे थे वो यूरोपियों को किस तरह से परेशान करते थे, यानी कि उनके बुरा स्थिति को ही दिखाया गया था। लेकिन इसमें एक बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है कि 1840 के दशक में अमेरिका के मानव विज्ञानियों ने इस अध्ययन पर शोध करना आरंभ कर दिया। ठीक है, बहुत बाद में 1960 के दशक में इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने के लिए प्रेरित किया गया। कब? 1960 ईस्वी में। और इस पर ध्यान कब दिया गया था कि इसका अध्ययन शुरू हुआ था? तो 1840 में इनका अध्ययन शुरू हुआ था, और 1960 ईस्वी में इनको अपना इतिहास लिखने और बयान देने के लिए प्रेरित किया गया। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे संग्रहालयों में ये सब सारी चीज़ें देसी कला और उनकी दीर्घाएं तथा आदिवासियों की जीवन शैली के बारे में बना हुआ है। जाके हम आराम से ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय है, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय जो बना हुआ है वो किसकी देखरेख में बना है? तो अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। अब बात करेंगे यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी जो साम्राज्य थे उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो उनके बारे में हम कहेंगे कि उनका जो विस्तार था 17वीं सदी के बाद वो रुक गया था। ठीक है, जब यहाँ पे फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अफ्रीका, एशिया में अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। कब? 18वीं शताब्दी में। कौन से देशों ने यहाँ पे उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया? तो उसमें 3 देश से, एक देश फ्रांस था, दूसरा हॉलैंड था और तीसरा इंग्लैंड था। आयरलैंड देश किसका उपनिवेश था? तो आयरलैंड इंग्लैंड का उपनिवेश था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं शताब्दी में साफ साफ दिखने लगा कि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। ठीक है, कहा जाता है कि मुनाफे की संभावना के लिए लोग यहाँ पे उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अगर उसका स्वरूप हम देखेंगे तो उसका कई क्रम मिलता है। एक ही कारण नहीं था, उसके कई कारण थे। जैसे दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया था। ठीक है, किस में राजनीतिक सत्ता का रूप दिया था? तो दक्षिण एशिया में वहाँ पे स्थानीय शासकों को हराया और इलाके का विस्तार किया, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा, और चौथी बात थी कि भूस्वामियों से वे कर वसूलते रहे। ये सब प्रक्रिया होने के बाद उन्होंने क्या किया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। यानी कि जो रेलवे का विस्तार किया वो वहाँ के बसिंदों के लिए नहीं किया। क्यों किया? उसका विस्तार इसलिए किया कि अपनी भलाई के लिए किया, कि सारे खदान जो हैं खुदाई हो रहे हैं, जो फ़ायदा हो रहा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुँचाया जा सके।
यूरोपीय लोग सभी जगह समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे। अगर इसमें विशेष रूप से छोड़ दिया जाए दक्षिण अफ्रीका को, यानी दक्षिण अफ्रीका को अगर छोड़ दिया जाए तो अफ्रीका का जो पूरा इलाका था, जो शेष बचा इलाका था, उसमें जो यूरोपीय व्यापार कहाँ से करते थे, तो समुद्री तटों से ही व्यापार करते थे। केवल दक्षिण अफ्रीका में समुद्र तट से व्यापार नहीं होता था। यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि अफ्रीका के कौन से क्षेत्रों से समुद्र तट पर व्यापार नहीं होता था, तो वह दक्षिण अफ्रीका का इलाका था। कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेश के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर शब्द क्या है? सेटलर शब्द का अर्थ होता है आबादकार। सेटलर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सेटलर शब्द अलग अलग उपनिवेशों में अलग अलग लोगों के लिए किया गया है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए किया गया सेटलर शब्द का प्रयोग, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए किया गया है, और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये उपनिवेश जो थे, जैसे डच हो गए, आयरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नहीं, यहाँ पे जो ब्रिटिश थे और अमेरिका में जो यूरोपीय थे, इन उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी? तो इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। और कहाँ की भाषा? फ्रांसीसी राजभाषा थी, तो कनाडा की। कनाडा की राजकीय भाषा क्या थी? तो कनाडा की राजभाषा फ्रांसीसी थी। अमेरिका नाम कब सामने आता है? तो अमेरिका नाम सामने आता है पहली बार जब अमेरिकी वेस्पुकी का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त होता है। अमेरिकी वेस्पुकी का यात्रा वृत्तांत कब छपता है? तो 1507 ईस्वी में। अमेरिका नाम दिया गया था यूरोपवासियों के द्वारा। तो वैसे ही नई दुनिया के देशों को यूरोपवासियों द्वारा नाम जो मिला था उसके बारे में समझेंगे। कनाडा नाम कैसे आया था? तो कनाडा नाम कनाटा नाम से निकला है, ठीक है, कनाटा से निकला एक शब्द है। कनाडा के बारे में कैसे पता चला? तो 1535 में एक खोजी था। 1535 में एक खोजी का नाम था, उसका जॉक कॉर्टियर नाम था। जॉक कॉर्टियर के मिली जानकारी के मुताबिक उसने बताया कि यूरोक्यूस की भाषा में कनाटा का मतलब गांव होता है, इसलिए कनाटा का अर्थ कनाडा कहा गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया नाम कैसे आया? तो दक्षिण लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। लातिनी भाषा में दक्षिण को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का नाम है। जैसे महान दक्षिण महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम क्या कहलाता था? ऑस्ट्रेलिया कहलाता था। कहाँ पे है? महान दक्षिण महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में, जिसे लातिनी भाषा में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहा जाता था। हॉलैंड के तास्मान द्वारा यह नाम दिया गया था। न्यूजीलैंड नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया था, जिसने सबसे पहले 1682 में इन टापुओं को देखा था। न्यूजीलैंड के टापुओं को किसने देखा था सबसे पहले? तो तास्मान ने दिया था। ये तास्मान कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का रहने वाला था। कब देखा था? 1642 ईस्वी में, और इसको क्या नाम दिया? न्यूजीलैंड नाम दिया। डच भाषा में समुद्र को क्या कहा जाता है? तो डच भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप था, उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? कर्क रेखा तक जाता है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तरी ध्रुव वृत्त से शुरू होता है और कर्क रेखा तक जाता है, फिर प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है, ठीक है। पहले तो ये जाने कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ से कहाँ है? उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, और इधर प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त से और दक्षिण में कर्क रेखा तक, पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। अगर इसके पर्वतीय भागों, नदियों की बात करें, फिजिकल बात करें, तो पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में, यानी जो पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला है उसके पश्चिम में अरिज़ोना और नेवाडा की मरुभूमि है, ठीक है। यानी कि पश्चिम भाग में बात करें तो वहाँ पे जो पथरीले पहाड़ हैं उसके पश्चिम में कौन सी मरुभूमि है? तो अरिज़ोना और नेवाडा की मरुभूमि है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सी मरुभूमि है? तो अरिज़ोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा पर्वत मिलता है? सियरा नेवाडा का पर्वत है, ठीक है, सियरा नेवाडा का पर्वत है। उत्तरी अमेरिका के पूरब में विस्तृत मैदान है और विस्तृत झीलें हैं वहाँ पे, ठीक है। मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचियाँ पर्वत की घाटियाँ हैं, किधर देखने को मिलती हैं? पूर्व में, यानी कि पश्चिम में क्या है? पश्चिम में अरिज़ोना है, नेवाडा की मरुभूमि है, ठीक, और सियरा नेवाडा का पर्वत है, कहाँ पे है? पश्चिम में है। पूरब में क्या क्या है? मैदानी भाग है, ग्रेट विस्तृत झीलें हैं, मिसिसिपी और ओहियो है, और अप्पालाचियाँ पर्वत की घाटियाँ हैं। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण देश में क्या है? मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका हुआ है, यानी कनाडा का कितना फीसदी हिस्सा जंगलों से ढका है? तो 40% इलाका जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ के अनेक क्षेत्रों में तेल है, गैस है और खनिज के संसाधन पाए जाते हैं। इन संसाधनों के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। वर्तमान समय में कनाडा में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं? तो गेहूँ हो गया, मकई हो गया, और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं, और यहाँ पे मत्स्य उद्योग यहाँ की एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ पे जो खेती की जाती है, उद्योग किया जाता है, खनन किया जाता है, इसका सबसे बड़ा जो कारण देखने को मिलता है, क्योंकि 200 सालों से किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो पहले यूरोप के द्वारा, दूसरा अफ्रीका के द्वारा और चीन अप्रवासियों के द्वारा इसका विकास किया जाता है।
लेकिन यूरोपवासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों साल से यह उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। अमेरिका में मूल निवासियों की बात करें तो उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बसिंदे कब आए थे, तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बसिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार जो फैला हुआ भूमि सेतु था उस रास्ते से एशिया से आए थे। ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बसंते कहाँ से आए थे, तो एशिया के रास्ते से आए थे, इस वाले इलाके से, तो बेरिंग स्ट्रेट्स के आधार जो फैला हुआ भूमि सेतु था उस इलाके से। और ये लोग दक्षिण की तरफ कब बढ़े, तो 10,000 साल पहले जो आखिरी हिमयुग आया था, आखिरी हिमयुग कब आया था, 10,000 साल पहले आया था। तो जब आखिरी हिमयुग आया था उस समय ये लोग और दक्षिण की तरफ बढ़ गए थे। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति क्या है, तो अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति कितने साल पुरानी है, वो 11,000 साल पुरानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका में जो मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति कितने साल पुरानी है, तो 11,000 साल पुरानी है, जो एक तीर की नोक है। ठीक है, एक तीर की नोक मिली है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हो गई थी। यानी कि अमेरिका में आबादी बढ़नी शुरू कब हुई थी, जब 5,000 साल पहले जलवायु में स्थिरता आना शुरू हो गया था। ये लोग भी आदिवासियों की तरह रहते थे। इनका रहन सहन, अगर बोलेंगे कि रहन सहन कैसा था, तो ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गाँवों में समूह बनाकर रहते थे। खाने पीने में मछली और मांस खाते थे, सब्जियां तथा मकई उगाते थे। अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से इन्हें बाइसन यानी ऊँट जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितने उन्हें ज़रूरत होती थी भोजन के लिए। यह सब घटना कब होती है, 17वीं सदी से आसान हो गया था, जब मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, यानी अमेरिका के लोग घोड़े कहाँ से खरीदते थे, तो स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे। अगला पॉइंट है कि जो बसिंदे थे वहाँ पे, बसिंदे नहीं, जो पहले के मूल निवासी थे, वो क्या करते थे कि बड़े पैमाने पर खेती भी करने की कोशिश नहीं करते थे। वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़ों की कुछ मिसालें मिलती हैं, पर कुल मिलाकर ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना, चीज़ें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। अगर भाषा के बारे में बात करें तो वो लिखने का प्रचलन नहीं था, वो केवल अनेक भाषाएं बोलते थे। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते हैं जैसे पढ़े लिखे लोग उस चीज़ों को समझते हैं। अमेरिका के बारे में वर्णन किसने किया था, तो विलियम मैकलीस ने किया था। पहले दिन का वर्णन, अमेरिका में पहले दिन का वर्णन किसने किया था, तो विलियम मैक्सवेल ने किया था। किस नाम से किया था, अमेरिका की पूर्व संध्या के नाम से किया था। किस नाम से, अमेरिका की पूर्व संध्या पे जो वहाँ की स्थिति थी उसके बारे में उसने बताया था। उसने लिखा था कि लोग 100 से भी ज़्यादा ज़बानें बोलते थे। ठीक है, वे शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, संग्रहण करना, बागवानी करना और खेती में जो जो मुमकिन हो सब आजमाते थे और अपनी जीविका कमाते थे। वे मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसके इस्तेमाल का देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ संस्कृतियाँ सहस्त्राब्दियों तक कायम रही। यह बात किया था विलियम मैकलीस ने। नेटिव शब्द का मतलब क्या होता है, नेटिव शब्द का मतलब होता है मूल बसिंदा। मूल बसिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बसिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। कुछ नामों को जाना जाता है, जैसे नई दुनिया के मूल बसिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त पद नाम थे। अब ओरिजिन किसके लिए प्रयोग हुआ था, तो अब ओरिजिन प्रयोग हुआ था नेटिव पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसे लैटिन में एब का मतलब होता है से और ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत से। तो एब ओरिजिन किसके लिए प्रयुक्त होता था, नेटिव पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए। एब ओरिजिनल जो होता है यह एक विशेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकी इंडियन, अमेरिंड और अमेरी इंडियन यह किसके लिए प्रयोग होता था, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियान के मूल निवासियों के लिए अमेरिकन इंडियन, अमेरिंड, अमेरी इंडियन कहा जाता था। फर्स्ट नेशन पीपल्स किसके लिए प्रयोग होता था, तो मूल निवासियों के संगठित समूह थे जिन्हें कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1876 के इंडियन एक्ट्स में बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक से नेशन शब्द प्रयोग होने लगा था। इंडिजेनियस पीपुल ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हों। नेटिव अमेरिकन, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देसी लोग, यह पद अब बहुत प्रचलित है। रेड इंडियन, गेहूं वर्ग के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस से गलती से इंडिया समझ लिया गया था, उन्हें रेड इंडियन कहा गया था। विस्कॉन्सिन के बिनबागो कबीले की एक महिला, 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए थे।
यानी कि विस्कॉन्सिन के विनेबागो कबीले के लोग को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो 1860 के दशक में नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिया गया था। मूल निवासियों के नाम ऐसी चीज़ों को दिए गए जिनका इन कबीलों से कोई संबंध ही नहीं था। डकोटा को हवाई जहाज कहा गया, चिरोकी को जीप कहा गया, पोंटियाक को कार कहा गया और मोहाक को बाल कटाई कहा गया। होपी जनजाति कहाँ पे है? तो होपी जनजाति वर्तमान समय में कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली आदिवासी है। होपी जनजाति क्या है? होपी एक आदिवासी जनजाति है। कहाँ रहती है? तो ये कैलिफोर्निया के निकट रहती है। होपी कैलिफोर्निया। होपी के बारे में ली ब्राउन ने एक बात लिखी, क्या लिखी है? कि होपी लोग आशा में, होपी मतलब होप मतलब आशा करना था, ये लोग आशा में थे। एक प्रस्तर पट्टी पे खुदा था और उसमें लिखा था कि होपी लोग यह मानते थे कि उनके पास आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। ठीक है, वो इस आशा से बैठे रहते थे। एक दिन सुबह जब वे लोग उठे तो देखे कि सूर्योदय हो रहा है। उसी समय उन्होंने देखा कि बख्तरबंद जो स्पेनी कॉन्क्विस्टाडोर दिखलाई पड़ते हैं, तो उनको ही ये लोग वही जो कछुआ के बारे में सोच रहे थे, तो इन्होंने स्पेनियों को समझ लिया। और जब स्पेनी आए, इनसे हाथ मिलाए, तो ये लोग मिलाए, तब इन्हें महसूस हुआ कि कोई बुरा चीज़ अब होने वाला है हम लोग के धरती पे। तो ये कौन सी बात की घटना है? तो होपी के बारे में घटना है। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि यहाँ के स्थानीय लोग का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिससे उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर अपेक्षित मदद मिली। तो यूरोपीय लोग जो उत्तरी अमेरिका में गए थे, वो किस लिए गए थे? मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए गए थे। जबकि दक्षिण अफ्रीका में जो स्पेन गए थे, वो सोने की खोज में गए थे। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इसका मकसद था इससे हस्तशिल्प का आदान प्रदान करना, जो किसी खास कबीले में ही बनते थे। ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान तो अन्य चीज़ों। यूरोपीय लोग ने यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या देखा था? तो यूरोपीय लोग यहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे। वहाँ के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था। ये जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए, जो यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। जॉन कैबेट न्यूफाउंडलैंड कब पहुंचा था? तो जॉन कैबेट न्यूफाउंडलैंड 1497 ईस्वी में पहुंचा था। जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों से कब मिला? 1534 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब की थी? तो फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज 1608 ईस्वी में की। अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रेवल्स प्रकाशित कब हुई थी? 1507 ईस्वी में। ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज कब की? 1607 ईस्वी में। ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ की खोज कब की थी? 1620 ईस्वी में, जिसे मैसाचुसेट्स भी कहा जाता है, प्लाईमाउथ। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान किस आधार पर करते थे? तो पहला साक्षरता, दूसरा संगठित धर्म, तीसरा शहरीपन के आधार पर ही सभ्य मनुष्य की पहचान करते थे। इसलिए यूरोपियों को अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत होते थे। यूरोपीय तो इनको बुरा कहते थे, असभ्य मानते थे, लेकिन कुछ यूरोपीय लोगों के लिए जो अमेरिका के मूल निवासी थे, वो तारीफ के काबिल थे। जैसे फ्रांस के दार्शनिक थे जॉन जाक रूसो, वो इन अमेरिका के मूल निवासियों की तारीफ करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। पूछ देगा कि अमेरिकी के मूल निवासियों को किसने कहा था कि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे? तो यह बात कहा था जॉन जाक रूसो ने। और इनके लिए एक नया प्रचलित शब्द दिया गया था, उदात्त उत्तम जंगली, यानी द नोबल सेवेज। एक दूसरा नज़रिया भी देखने को मिलता है अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनके बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि वे लोग जंगलों में रहते थे, जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊँचा उठाने और परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम थे। जिसका मतलब यह कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। यह बात किसने कही थी? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? अंग्रेज के कवि थे। इन जैसे मूल बासिंदे जो थे, वह यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, तो मूल बासिंदों के लिए ये दोस्ती में दिए गए उपहार थे। वहीं दूसरी ओर जो यूरोपीय गए थे, जो लोग अमेरिका का सपना देख रहे थे, वे लोग यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल जो थे, वह माल थे यूरोपियों के लिए। मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया था, लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थी, इसलिए यूरोपीय लोग इनको सही संदर्भ में काफ़ी बाद में जाकर समझ पाए थे। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों को, जो कि व्यापारी थे, उनके पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए और भी लोग आए थे, जो 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह, जैसे ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। जैसे कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक, इनमें से बहुतों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए।
जब यहाँ खाली ज़मीनें थी तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर मूल निवासियों के गाँव की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासियों और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते थे, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे। इस बात को नहीं समझ सकते थे। यह चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। तो यानी जेफरसन क्या सोचता था? उसका सपना था कि एक ऐसा देश था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता कब हुआ था? 1701 में। क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय कब हुई थी? 1763 में। क्यूबेक एक्ट कब लगाया गया? 1774 में। कनाडा संवैधानिक एक्ट 1791 में। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी 1781 में। ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिमी सौंपा 1783 में। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए, क्योंकि वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 9 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काफ़ी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की, जैसे दक्षिण में फ्रांस और रूस से ज़मीन खरीदी थी। यानी दक्षिण में किससे ज़मीन खरीदी थी? फ्रांस से और रूस से। फ्रांस से कौन सी ज़मीन खरीदी? लुसियाना खरीदा, और रूस से अलास्का की ज़मीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी ज़मीन जीती। दक्षिण और संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों को भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद खिसकती रही, और जैसे जैसे यह खिसकती जाती मूल निवासी को और पीछे धकेलने के लिए बाध्य किया जाता था। अमेरिका में बाहरी लोगों के आने का कारण क्या था? छोटा बेटा होने के उत्तराधिकारी नहीं बन पाते थे, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के लोग आए थे जिनकी ज़मीन बड़े किसानों के हाथ में चली गई थी, जैसे जर्मनी, स्वीडन, इटली के लोग। खेत में काम करने वाले पोलैंड, प्रेयरी मैदान के, और इन्होंने यहाँ पर धान कपास उगाया जो यूरोप में नहीं उगाया जा सकता था। तो ये लोग जो थे वह अमेरिका में आकर बस गए थे। से 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आए। ज़मीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते थे। इस वजह से अमेरिका में ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे प्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी, और वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे अपना कह सके। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चरागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपनी घर के स्टेपीज घास के मैदानों की याद दिलाते थे, और यहाँ पर बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ गया। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसल जैसे धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, इसलिए वहाँ उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवर, भेड़िए और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। 1873 में कंटीले तार की खोज के बाद ही वे अपने पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। यानी कि कंटीले तार की खोज कब की गई थी? तो 1873 ईस्वी में। कोलोराडो का एक पशु फार्म। घर से बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी, और दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश का अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बगान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने, जहां अर्थतंत्र बागानों पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। 1861-65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसे खात्मे की वकालत करने वालों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीका मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर मिली, और तभी स्कूलों तथा ट्रेनों, बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था हुई थी। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी, और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वहाँ फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों की एक महासंघ के रूप में संगठित करते ही इस समस्या का हल निकल गया। दक्षिण इलाके की जलवायु काफ़ी गर्म थी, इसलिए यहाँ काम करने के लिए दास की ज़रूरत थी जो अफ्रीका से मंगाए जाते थे और मूल अमेरिकी से करवाया जाता था। जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे उनके बच्चे भी दास बनाए गए। दास प्रथा का विरोध उत्तरी अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने किया। 1861 से 65 में दास प्रथा को खत्म करने के लिए 2 गुटों में युद्ध हुआ था और दास प्रथा का अंत हुआ। फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह 1837 में हुआ था। उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन का गठन कब हुआ? 1840 ईस्वी में। कनाडा गोल्ड रश का कांड कब हुआ? 1859 में। कनाडा महासंघ बना 1867 में।
कनाडा में मेटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह हुआ था 1869 से 85 ईस्वी में। कनाडा इंडियंस एक्ट 1876। पार महाद्वीप रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव 1885। फ्रांस से लुसियाना को खरीदा 1803 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाए गए 1825 से 58 ईस्वी में। जस्टिस मार्शल का फैसला कब आया था? 1832 में। अमेरिकी गोल्ड रश 1849 में। अमेरिका गृह युद्ध 1861 से 1865। अमेरिकी इंडियन युद्ध 1865 से 90। पार महाद्वीपीय रेलवे 1870। अमेरिका में जंगली भैंसों का प्राय उन्मूलन 1890। अमेरिकी फ्रंटियर का अंत 1892। अपनी ज़मीन से मूल वंचितों की बेदखली। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, ज़मीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी और इससे भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों ने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीन ले ली या पैसा देने के मामले में वादा खिलाफ़ी की। अमेरिकियों का मतलब यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द किया गया था। उच्च अधिकारी भी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा गया था। जॉर्जिया क्या है? जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। जॉर्जिया के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित होता था, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं करते थे। ध्यान देने की बात है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी, और तब भी उन्हें नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। ये इंपॉर्टेंट है कि चिरोकी कबीला ही एक ऐसा कबीला माना जाता, मूल कबीला था जो अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली जीने का तात्पर्य था, लेकिन उसे भी नागरिक नहीं माना गया था। 1832 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल थे। उन्होंने चिरोकी कबीले के बारे में फैसला सुनाया और कहा कि इस कबीले के ऊपर जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होगा। कुछ मामले में चिरोकी कबीला संप्रभुत्व संपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, यानी संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का नाम क्या था? एंड्रयू जैक्सन था। इनकी छवि कैसी थी? तो इनकी छवि थी आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी। जब इंडियंस का मामला आने पर आया तो ये क्या किया कि इनका जो विचार था वो तुरंत उलट गया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी ज़मीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि ग्रेट अमेरिकन डिजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फ़ौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफ़र में ही मरखप गए थे। ट्रेल्स ऑफ टीयर्स, यानी पूछेगा क्वेश्चन कि आंसुओं की राह किससे संबंधित है? तो आंसुओं की राह संबंधित है किससे संबंधित है? चिरोकी समुदाय से। इनको किधर भेजा जा रहा था? तो उत्तरी अमेरिकी के मरुभूमि की तरफ इनको भेजा जा रहा था। इसमें संख्या 15,000 थी, जिनमें से 1/4 रास्ते में ही मर गए थे। मूल निवासियों को किधर ढकेला गया था? तो मूल निवासियों को पश्चिम की ओर धकेल दिया गया था और उन्हें अस्थायी तौर पर अपनी ज़मीन दे दी गई थी, लेकिन उनको फिर वहाँ से बेदखल किया गया, क्योंकि वो जहाँ पर उनको भेजा गया था पश्चिम की तरफ, वहाँ पे ज़मीन के अंदर सीसा, सोना तथा तेल जैसे खनिज होने का पता चला और कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली ज़मीन में साझा करने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे भी उनके बीच झगड़े हो जाते थे। मूल निवासी छोटे इलाके में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें रिजर्वेशन कहा जाता था। ये प्राय ऐसी ज़मीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। रिजर्वेशन ज़मीन कैसी होती थी? रिजर्वेशन ज़मीन ऐसी होती थी जिसका पहले के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीन उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी हो, उन्होंने इसके लिए लड़ाई की थी। संयुक्त राज्य की फ़ौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहियों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया। कनाडा ने 1869 से 1885 के बीच मेटिसों के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन लड़ाइयों को बाद में उन्होंने हार मान ली थी। यूरोपीय मूल के निवासियों के वंशज क्या कहलाते थे? मेटिसो कहलाते थे कनाडा में। अमेरिका में मानवशास्त्र विषय की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तरी अमेरिका में मानवशास्त्र विषय की शुरुआत 1840 में हुई थी। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। कुछ मानवशास्त्रियों ने स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते हैं, उसी तरह अमेरिका मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। मानवशास्त्र किस देश में विकसित हुआ था? तो मानवशास्त्र फ्रांस देश में विकसित हुआ था। गोल्ड रश और उद्योग में वृद्धि। यह उम्मीद हमेशा थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया था, यानी कि सोने का खान उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में कब मिला था? तो 1840 में। यह गोल्ड रश या उस आपाधापी का नाम था जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे थे। इसके चलते पूरे महाद्वीप के रेल निर्माण का कार्य हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। यानी रेल निर्माण में कहाँ के मजदूरों की नियुक्ति की गई थी? तो चीन के श्रमिकों की। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा रेलवे का 1885 में। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल का निर्माण कब पूरा हो गया? 1870 में, और कनाडा में रेल कार्य का निर्माण 1885 में शुरू हो गया था। एंड्रयू कार्नेगी, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था।
यानी कि एंड्रयू कार्नेगी जो था स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी था और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति। ये पूछ देगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहला करोड़पति उद्योगपति स्वामी कौन था, तो एंड्रयू कार्नेगी। उसने कहा है कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ता है। यह बात किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछ देगा कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं और नए गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। यह बात किसने कही थी? तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था। यह कहाँ का था? यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरीके के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर तक जगहों का तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके। ऐसे यंत्र का उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से हुई। 1860 में संयुक्त राज्य का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ, बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उन्हें टुकड़े दिए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसे का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था। इस तरह शिकार वाली वह जीवनचर्या भी समाप्त होगी जिसे मूल बसिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका की महाद्वीपीय विस्तार हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा, जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपना उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। यानी कि अमेरिका अपना उपनिवेश कहाँ बचा रहा था? तो हवाई और फिलीपींस में। संवैधानिक अधिकार। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वहीं पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए यह अहम था। उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इसके आधार पर उसने दलील की अमेरिकी मूल निवासियों को मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतांत्रिक आंदोलन के बीज बोए थे। वी वर नॉट द सेवेज की पुस्तक किसने लिखा था? तो वी वर नॉट द सेवेज की पुस्तक थॉमस पाइन ने लिखा था। राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार। महान जर्मन दार्शनिक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवाद यूटोपिया के रूप में देखा था। यानी कि अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवाद यूटोपिया के रूप में किसने देखा था? तो कार्ल मार्क्स ने देखा था। सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है और मुनाफे की सीमाहीन चाहत। द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने किया था? लेवाइस मेरियम ने किया था। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन लेवाइस मेरियम ने कहा था। 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम ने एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया। उनके सर्वेक्षण का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और दरिद्रता का वर्णन किया गया था। इस सर्वेक्षण ने गोरों अमेरिकों को सोचने पर मजबूर किया। इसके चलते 1934 में एक कानून आया, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यानी इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कानून कब आया था? 1934 में। इसके तहत रिजर्वेशन में मूल निवास जमीन खरीद सकते हैं और ऋण ले सकते हैं। 1950 और 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकार विशेष प्रावधान खत्म करने के लिए शर्त रखा, जिसे मूल निवासियों ने स्वीकार नहीं किया। 1954 में मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में अपनी मांग रखी। 1969 में कनाडा सरकार ने आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं दी। अमेरिकी क्रांति का जो प्रभाव आबादकारों के लिए था, उससे ठीक विपरीत मूल निवासियों के लिए था। फैलाव सिकुड़न बन गया, लोकतंत्र तानाशाही बन गया और संपन्नता विपन्नता बन गई और मुक्ति केंद्र बन गया। यह बात किसने लिखी थी? तो अमेरिकी इतिहास हार्वर्ड स्पार्डक ने लिखा था। ब्रिटिश राज्य के अधीन भारतीय मनमाने ढंग से इन पर कर लगाए गए, उन्हें बराबर नहीं माना गया। तर्क यह दिया गया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, असमान माना गया। तर्क यह दिया गया कि पिछड़े हुए आदि मानव हैं जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, भविष्य के बारे में न ज़्यादा सोचते हैं न बचत करते, उनके पास शहर नहीं थे। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के दास व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित, बराबर नहीं माना गया। तर्क दिया गया कि दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, ये काले लोग निकृष्ट हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे।